चलो मैं शुरू करता हूँ जो मैं कह रहा था कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनबाउंड थ्योरम. लेट मी शेयर द स्क्रीन. ये अपना आ गया व्हाइट बोर्ड. ओके, मैंने कहा था एक कॉन्सिक्वेंस है. लेट मी राइट इट एज अ थ्योरम. वो ये कि ऑल फाइनाइट डायमेंशनल subspaces of a normal linear space is complementary. तो पहले मुझे बताना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्प्लीमेंटेड. तो हम कहते हैं a subspace Y, a subspace Y of a normal linear space is said to be, let me call it X, is said to be complemented. ये definition है. चलो मैं इसको ये proper definition है. Is said to be complemented in X if there exists a map P from X to Y such that, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, P is onto, second, P is linear and continuous. 3, ये important है कि P square का मतलब है P composition. P is the same as P. इसको हम बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को आइडेंपोटेंट, यानी P is आइडेंपोटेंट. हाँ, तो मैं एक्चुअली तुम्हें एक होम असाइनमेंट देने वाला था. सो लेट मी गिव यू दैट पहले होम असाइनमेंट. ऑल लीनियर मैप्स on a finite dimensional space are continuous. तो ये एक होम असाइनमेंट है और इसी से रिलेटेड है या एक दूसरे से रिलेटेड है दूसरा. अच्छा, ये तुम होम असाइनमेंट करोगे. कहने का मतलब हमने कहा था ना bxy जो था is a subset of home xy. तो अगर x फाइनाइट डायमेंशनल है तो ये बराबर होगा, यानी bx वही मतलब है कि कोई भी लीनियर मैप ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होगा अगर x फाइनाइट डायमेंशनल है. तो वही यहाँ पे है कि all linear maps on finite dimensional space are continuous. तो ये तुम करोगे एज अ होम असाइनमेंट. ठीक है, ठीक है जी सर. गुड. इसी से रिलेटेड दूसरा है, चलो वो मैं यहीं कर लूंगा, शायद थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए मुझे लगता है. ओके, तो अब मैं ये कॉम्प्लीमेंटेड थोड़ा एग्जांपल से दिखाऊंगा क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि y is complemented in X if there exists a map that is idempotent, linear, continuous and onto. So let me take an example, simple example मैं लेता हूँ. X is equal to R3. R3 का मतलब X1, X2, X3 such that Xi is a real number for I running from 1 to 3. ठीक है ना. तो ट्रिपलेट्स ऑफ नंबर
और इसकी एक सब स्पेस में लेता हूं, चलो लेट मी टेक इसकी एक सब स्पेस y, that is just x1 0 0, where x1 is a real number. तो क्या ये इसकी सब स्पेस है? इसके एलिमेंट्स तो है, क्योंकि मैंने यहाँ इनको फिक्स कर दिया, तो इसके एलिमेंट्स तो है, क्योंकि 0 भी रियल नंबर है, ये सबसेट तो है। इज इट अ सब स्पेस? है ना? क्योंकि अगर सपोज x, चलो y, सपोज x y बिलोंग्स टू y, इसका मतलब x होगा कुछ x1 0 0 और y होगा कुछ y1 0 0। इसका मतलब x प्लस y, जैसे कि हम एडिशन करते हैं R3 में, इट वुड बी x1 प्लस y1 0, और ये बिलोंग करेगा y में। क्यों? क्योंकि इसका एक पहला वाला बाकी 0 है ना? इज इट क्लियर? हाँ सर। तो y is a subspace of x. तो अगर मैं डिफाइन करूं p एज अ मैप फ्रॉम x टू y, मैं डिफाइन करूंगा सीधे p of x1 x2 x3 is equal to x1 0 0। ठीक है ना? तो then p is linear। तुम चेक कर सकते हो, because then p of x1 comma x2 comma x3 plus y1 comma y2 comma y3 would be equal to p of x1 plus y1 comma x2 plus y2 comma x3 plus y3। अब इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, और फंक्शन क्या करती है, वो पहले दो को खत्म करती है। सो दिस इज जस्ट x1 plus y1 comma 0 comma 0, but that can be written as x1 0 0 plus y1 0 0। that is nothing but p of x1 y1 z, sorry, x2 x3 plus p of y1 y2 y3, यानी लीनियर है, तुम चेक कर सकते हो। और चूंकि फाइनाइट डायमेंशनल है, p इज लीनियर एंड कंटीन्यूअस। मैंने अभी बोला था ऑल जो है होम असाइनमेंट, all linear maps on a finite, इसकी तो dimension 3 है, on a finite dimensional space are continuous, so p is linear and continuous। on to तो obviously है, क्योंकि ये तो y को सारे को कवर करेगी, है ना? y का क्या है, x1 is all real numbers, तो यहाँ तो सारे x1 real numbers, यहाँ तो कोई बचेगा ही नहीं, इसकी हर एक की एक प्री इमेज होगी। यानी तुम मुझे कहोगे 1 2 3, मैं कहूंगा इसकी तो 0 0, इसकी तो 50 प्री इमेजेस हैं हर एक एलिमेंट की। अगर ये y में है तो x में इसके जो भाई हैं वो कितने सारे हैं, 1 5 7 भी वहीं जाएगा, है ना? 1 अल्फा बीटा भी कुछ भी यहाँ रख दो, वो 1 0 पे जाएगा, है ना? तो 1 2 तो है, एक के हजारों प्री इमेज हर एक मेंबर की y में, तो p इज ऑन टू। तो अगर मैं लूं थर्ड प्रॉपर्टी p कॉम्पोजिशन p, यानी वो होगा p ऑफ, सो p कॉम्पोज, यहां मैं लिखता हूं p composition p of x1 x2 x3 बराबर होगा p of x1 x2 x3, that would be p of x1 0 0, और इसका p क्या होगा, it would be again x1 0 0, है ना? isn't it? ठीक है ना? और which is the same thing as p of x1 x2 x3, ये इसके बराबर है ना? एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल सच थिंग्स। कहने का मतलब p o p इज द सेम एज p, और इसको हम कभी कहीं कहते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। सो अभी मैंने एग्जांपल में दिखाई दिया, एक्चुअली y इज कॉम्प्लीमेंटेड एन x, जिसका एक नतीजा ये होता है, I can write x as y plus
डायरेक्ट सम अदर सबस्पेस, जो कि यहाँ पे ऑब्वियस है कौन सी होगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कॉम्प्लीमेंट होने का क्या मतलब है। लेकिन हार्न-बराक थ्योरम कहता है ये तो बड़ा सिंपल सा है, फाइनाइट डायमेंशनल केस, बोल रहा है कोई भी तुम नॉर्मल लीनियर स्पेस ले लो, अगर उसकी सब स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, then that finite dimensional subspace would be complementary. You can always find this map from X to its subspace, which is onto, which is linear and continuous, and which is idempotent. Okay, now let's, मैं फिर से वो थ्योरम लिखता हूँ, अब उसको प्रूव करते हैं। All finite dimensional subspaces of a normed linear space are complementary. और complementary बताया मैंने क्या होता है। Let's do the proof. Let X be a normal linear space. And Y be a finite dimensional subspace of X. And let अगर finite है तो उसकी कोई dimension होगी. Let dimension of Y be equal to n, which is of course less than infinity. Now, so we can find a basis in Y which has exactly n elements. So we choose a Hamel basis or a vector basis. We choose a basis of, so let me call it n elements. Xi, I runs from 1 to n in Y, so it's a Hamel basis. And every vector in Y, then for all X belonging to this Y, there exists unique scalars alpha I belonging to K such that X can be written as summation alpha I Xi. That is the meaning of basis. Okay? Now what we do, we define Gi from X, no sorry, Gi एक functional है from Y to K by Gi of X is equal to alpha I. ठीक है, अब मैं ये साबित करना चाहता हूं, then G is a bounded linear map. अब चूंकि Y फाइनाइट डायमेंशनल है, अगर मैं दिखा दूं ये लीनियर है तो ये कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिकली होगा, बिकॉज मैंने अभी बोला वो होम असाइनमेंट, every continuous, every linear map on a finite dimensional space is continuous. तो मुझे खाली लीनियर दिखाना है ना? So let X Y belong to Y. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये एक्चुअली मैंने n मैप्स डिफाइन किए, है ना? यानी मैंने किया डिफाइन G1 from Y to K, which is given by G1 of X, which is equal to G1 of summation. ये जरा समझने की बात, alpha I Xi, क्योंकि every X can be written like this, so it would be, it is G1 of, चलो मैं थोड़ा और खोल के लिखता हूँ, alpha 1 X1 plus alpha 2 X2 plus so on and so forth alpha n xn. मेरे कहने का मतलब है ये alpha 1 है, राइट? और G2 का जो मैप है G2x, which is the same thing as G2 of summation I runs from 1 to n alpha I xi. मैं कह रहा हूँ ये alpha 2 है। इसी तरह से मैं जनरली कह रहा हूँ एक और, मैंने ये n मैप्स डिफाइन किया ऑन वन, तो हर एक जैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूँ, चलो देखते हैं, X, Y belongs to this, then X can be written as some summation alpha I Xi, because Xi's are bases. And of course, Y can be written some summation
summation I runs from 1 to n some beta ix, क्योंकि basis होगी तो scalars different होंगे. So what would be x plus y? कोई खास different नहीं होगा. It would be summation I runs from 1 to n finite है alpha I plus beta I into xi, है ना? ठीक है ना? What would be g of x plus y? Of course gi का मतलब ith scalar, 1 का मतलब first scalar को पकड़ो. तो alpha I. तो it would be alpha I plus beta I. लेकिन वो तो बराबर होगा gi of x plus gi of y. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं x पे अप्लाई करूंगा तो मैं इसका ith स्केलर लूंगा, अगर y पे अप्लाई करूंगा तो इसका ith स्केलर होगा जो कि बीटा i होगा. सो दीज आर ऑल लीनियर मैप्स. इसी तरह से तुम इजीली दिखा सकते हो अल्फा टाइम्स g ऑफ x. बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं. So gi, then for all I running from 1 to 1, so gi is linear, and since y is finite dimensional, gi must then belong to y star. ठीक है? तो hence में हान-बनाक थ्योरम. So मुझे क्या मिला? gi एक कितने फंक्शंस हैं? I runs from, sorry, gi belongs to y star. I runs from 1 to up to n. So for हर एक के लिए ये पॉसिबल है by हान-बनाक थ्योरम. हान-बनाक थ्योरम क्या कहेगा? There would exist some fi for each of them belonging to x star such that fi when restricted to y becomes gi. So that's, and of course हालांकि वो हमें जरूरत नहीं है कि इनका नॉर्म बराबर होगा. Okay, now what do I have? fi जो है I have got n functionals. ध्यान देना, n functionals हैं, मतलब इसका मतलब fi जो है they are mappings from x to k that are linear and continuous. Of course they are scalar value. ठीक है? Define p from x to y. अब मैं डिफाइन करूंगा अपना कॉम्प्लीमेंट, वो ना जो प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं. इस p को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं. ठीक है ना? x हम बोलते हैं y is complemented in x. तो p is called, जो ना हमने अभी लिखा था डेफिनेशन, जरा मैं उसको लिख देता हूँ. यहाँ पे जो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो we say y is complemented in x and p is called projection of y onto x. अब इसको प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं वो मैं किसी और टाइम बताऊं, प्रोजेक्शन का क्या कनेक्शन है. एनीवेज, तो अब मैं ये प्रोजेक्शन डिफाइन करूंगा, यानी जो जिसकी वो प्रॉपर्टीज होगी ऑन टू, लीनियर, कंटिन्यूअस वगैरह वगैरह. सो pxy को मैं डिफाइन करूंगा. p of x is equal to summation I runs from 1 to n fi of x into xi. And remember that x जो I है, I runs from 1 to n is contained inside y is the basis. तो ये जो fi x है, for each x, for all x belonging to x, fi x belongs to k. So this is some number into the basis things. It's a linear combination of the basis elements. So this indeed belongs to y for all x belonging to x. Right? Right? है ना? I hope so. कोई सुन रहा है? सो गए? So No, this sir. indeed belongs to y because it's a linear combination of the basis elements of y. Then p is linear. Why? P is linear and continuous. क्योंकि sum of if you have finite sum of continuous functions is always continuous. है ना? अगर continuous functions हैं, 2 हैं, 10 हैं, उनका sum करो वो continuous ही होंगे. हाँ, infinite के लिए देखना हो. इसी तरह से finite sum of linear maps is linear.
क्योंकि FIs are linear, everything would go there, right? क्योंकि अगर मैं लूंगा P of x plus y, ये तो ऐसे ही रहेगा xi, यहाँ पे x plus y आ जाएगा, क्योंकि F linear है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. Second, P is also onto, because every element here would be summation some alpha I xi, where alpha i's are scalars, right? होगा ना यहाँ पे? So then of course this alpha I जो होगा, so it would be Fi of x for some x belonging to x, because ये जो मैप है Fi from just a minute, so as Fi's run, just a minute, so is it onto anything here? Of course, क्योंकि मैं सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस ले रहा हूं. पहले तो ये है कि of course देखो, P of xi is a subspace of the same dimension. P of x जो होगा ना, जब मैं ये स्केलर्स ले रहा हूँ, सो चूंकि हमें पता है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में अगर दो स्पेसेस का डायमेंशन सेम है तो वो स्पेसेस भी सेम होनी चाहिए. जो P of x जो है is a subspace because P is linear of y of dimension n, और इसकी डायमेंशन n है तो जाहिर सी बात है x equal to y, P of x is equal to y. P of x is equal to y. तो ऐसे में लिखूंगा बिकॉज इसकी डायमेंशन सेम. अब मुझे लास्ट वाला स्टेप है, मुझे दिखाना है P composition P is the same as P. वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये वाला तो इजी था. नाउ टू शो दैट, नहीं सीधे ही लिखते हैं. अब टू शो दैट क्या पता ही है क्या दिखाना. सो P composition P of x would be of course P of x, और P of x किसके बराबर है? हमने अभी ऊपर लिखा, summation of Fi x. It is summation I runs from 1 to n f sub I applied to x multiplied by xi, right? अब जरा हमें देखना है what is P of this thing, right? है ना? So P जो है, P पता है हमें लीनियर है तो ये किसके बराबर आना चाहिए, है ना? अभी हमने कहा ना P is linear. तो P is linear मतलब जस्ट अ मिनट, मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो स्केलर्स आ जाएंगे बाहर, Fi x's are scalars into P of xi. अब सवाल है व्हाट इज P of xi, तो उसके लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए ताकि मैं ये रब कर सकूं. तो व्हाट इज P of xi, मुझे दिया गया है P of x, right, is equal to summation I runs from 1 to n Fi of x into xi. ठीक है जी. और मुझे ढूंढना है P of xi ढूंढना है, तो उसके लिए पहले मुझे Fi of xi ढूंढना पड़ेगा ना, है ना? क्योंकि x यहाँ आ रहा है ना, उसी से मुझे पता चलेगा ना P of x. क्लियर है ना? यस और नो, कम ऑन. हाँ सर. क्योंकि x इसके साथ रिलेटेड है ना, तो Fi of xi क्या होगा? नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट Fi जो है when restricted to y becomes Ti, और xi जो है वो y में बिलोंग करते हैं. xi is a basis of, है ना, xi's lie inside y. So therefore gfi of xi would be the same as gi of xi. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ it would be gi of xi. Why? Because of course xi belongs to y for all I runs from 1 to n. और मुझे पता है how is g of xi defined. अब मुझे बता दो how is gi of x defined. It is equal to alpha I. That is alpha I. Good, है ना? So अगर मैं तुम्हें कहूँ what is g1 of x1, that is alpha 1.
फिर से सोचो। अच्छा चलो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जी को हमने डिफाइन कैसे किया था। हमने जी को ऐसे डिफाइन किया था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ, मैंने इसीलिए वहां वो डिटेल में रखा था, अल्फा 1 x1, चलो मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, ठीक है, प्लस अल्फा 2 ऑफ x2 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ अल्फा n ऑफ xn, मैंने ऐसे ही लिखा था। दिस वाज सपोज टू बी अल्फा 1, इसी तरह से g2 ऑफ x होगा, इसी तरह से अल्फा 2। चलो इसी को पकड़ते हैं g1 को। अगर मैं तुम्हें कहूं व्हाट इज g1 ऑफ x1, x1 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 0 अप टू 0 इंटू xn। अब मुझे बता दो g1 ऑफ x1 क्या होगा फिर? जो x1 इट वुड बी 1, ठीक है ना? ठीक है ना? यस और नो? ठीक है, गुड। सो व्हाट वुड बी देन, अगर मैं इसी तरह से कहूं gi ऑफ xi इन जनरल क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि g2 ऑफ x2 क्या आएगा? वो भी 1 इसी ही तरह से आएगा। है ना, 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू 1 into x2 प्लस 0, क्योंकि वो बाकी सारे 0 1 कॉम्पोनेंट्स हैं, आएगा सबका। तो अगेन 1। हाँ तो इसका मतलब क्या होगा? gi ऑफ xi जो होगा, यानी fi ऑफ इट शुड बी जस्ट 1, ठीक है? ठीक है कि नहीं है? हाँ सर, हाँ सर। गुड। सो मुझे ढूंढना था p ऑफ x, तो मुझे उसके लिए, अब अगर मुझे p ऑफ xi ढूंढना है, अब मुझे बता दो व्हाट इज p ऑफ xi? इट इज समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n fi of xi into xi, यही होना चाहिए ना p of xi। p of x ये है तो फॉर्मूला। अच्छा, हाँ अब सर, अगर मैं तुम्हें कहूं, अब अगर मैं तुम्हें यहां कहूं विच इज द सेम थिंग एज i रन्स फ्रॉम 1 to n, ये तो खैर रफ है, ये फेयर है अपना, ठीक है ना? i इट वुड बी gi ऑफ xi, क्योंकि जो मैंने अभी कहा fi gx था। अच्छा, अब जो है मतलब इस सम को तो समझो, ये सम है क्या? दिस इज एक्चुअली g1 ऑफ x1 हाँ into x1 प्लस g2 ऑफ x2, है ना? ये मैच हो रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो व्हाट, नहीं, p ऑफ xi का अलग सम है ना? p ऑफ xi का अलग सम है। थोड़ा सा यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी i सम है ना, pxi का अपना सम है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये जो i है ना, ये इस i के साथ मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, मैं लिखूंगा, चलो मैं ऐसे, नो इशू। तुम्हें पता है ना, ये इंडेक्स जो है इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलो मैं फिर से थोड़ा सा इसको फिर से लिखता हूँ। p ऑफ xi इसके बराबर है, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स इट इज f1, इस फॉर्मूला को देखो यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इट शुड बी f1 ऑफ x1 into x1 प्लस f2 ऑफ x, सॉरी गड़बड़ हुई, फिर से मैं गलत लिख रहा हूँ। चलो मैं थोड़ा फिर से डिटेल में जाता हूँ। p ऑफ x जो है, इट इज एक्चुअली f1 ऑफ x into x1 plus f2 of x0 into x2 plus so on and so forth plus fn of x into xn। ये है फॉर्मूला। अगर ना जब मैं इसको डिटेल में लिखूंगा, इस फॉर्मूला को जो मैंने ऊपर लिखा है, तो उसका मतलब p ऑफ xi किसके बराबर होगा? इट वुड बी f1 ऑफ xi x1 plus f2 of xi into x2 plus so on and so forth fi of, sorry, fn of xi into xn। आप पता है पहले क्या गलती में कर रहा था? मैं अगर इसको लिखूं समेशन i रन्स फ्रॉम i, तो ऑलरेडी है ना। हाँ सर, वो तो तो जब मैं इसको अगर फिर से लिखूं, आई शुड राइट समेशन j रन्स फ्रॉम 1 to n fj of xi into xj, क्योंकि ये मिक्सअप हो रहा था ना, ये इंडेक्स और ये इंडेक्स। हालांकि गलत नहीं था, लेकिन समझने में गड़बड़ हो सकती, ठीक है? Which is the same thing as summation j runs from 1 to n g sub j of xi into xj। इससे ज्यादा ये क्लियर तो हो नहीं सकता।
तो यहाँ पर मैं ये ड्रॉप करूंगा ऊपर. सो नाउ आई हैव, बस इसको खत्म करते हैं. I've got P of xi is equal to summation j runs from 1 to n gj xi into xj. ठीक है. अब मैं j को रन कर रहा हूं, उसका मतलब क्या होगा, देखो क्या होगा. I j पहले 1 है 2 है, किसी जगह पे ये और ये मैच करेगा. जब j i के बराबर होगा तब ये नंबर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा. तो कहने का मतलब इट वुड बी जस्ट इक्वल टू xi. रीजन gj of xi अगर ये बराबर होंगे इज इक्वल टू 1 इफ i इज इक्वल टू j, दिस इज इक्वल टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j. जो ना मैंने यहाँ कुछ समझाया था, तुम इधर इसकी तरफ जा. तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore p, यहाँ मैं जरा ये लाइन डालता हूँ, p कंपोजिशन p of x बराबर है summation I runs from 1 to n fi of x p of xi. वो किसके बराबर है, xi के. लेकिन वो तो एग्जैक्टली बराबर है p of x के. मेरी बात समझ रहे? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x. therefore, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा. therefore p composition p is the same as p and hence p is a continuous linear projection हम बोलते हैं. तो मैं idempotent लिखता हूँ. idempotent projection of x onto y. थोड़ा सा लंबा चौड़ा था. therefore y is complemented, जो हमारी डेफिनेशन थी. थोड़ा सा लंबा चौड़ा था, लेकिन इसके थ्रू जाना मतलब जितनी तुम इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ना, क्लियर होता जाएगा. इट्स ओनली वर्किंग, हार्ड वर्क इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू. कितने आए हैं, 21 स्टूडेंट्स आए हैं. सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.